नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन में। तो आज के हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि बीएड के सेमेस्टर 2 के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो असेसमेंट फॉर लर्निंग के एक सबसे खास टॉपिक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है। जो चैप्टर जब दो या दो से अधिक परिवर्तनियों, जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, उसके बीच एक ऐसा संबंध होता है कि एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन होता है, तो उस संबंध को हम लोग सहसंबंध या कोरिलेशन कहते हैं। मतलब जब एक वेरिएबल्स में परिवर्तन होगा तो दूसरा में भी परिवर्तन होगा, तो उसको हम लोग कोरिलेशन या सहसंबंध कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बोला जा रहा है, यदि एक छात्र की पढ़ाई का समय बढ़ता है तो उसके अंक भी बढ़ते हैं। कहने का मतलब है, अगर एक छात्र है वो ज़्यादा देर तक पढ़ेगा तो उसको रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं उसको पॉजिटिव कोरिलेशन या तो सकारात्मक सहसंबंध। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि टीवी देखने का समय बढ़ता है तो अंक घट जाते हैं। इसका कहने का मतलब, अगर आप ज़्यादा देर तक टीवी देखिएगा तो पढ़ नहीं पाइएगा तो रिजल्ट आपका थोड़ा ख़राब हो सकता है। और तीसरा बोला जा रहा है, अगर दो चीज़ों के बीच कोई संबंध नहीं है तो उस संबंध नहीं है। जैसे कद और पढ़ाई में सफलता। कद है एक शारीरिक प्रतिक्रिया और पढ़ाई से का सफलता दिया हुआ है जैसे में, तो ये दोनों के बीच में संबंध नहीं है। तो इस प्रकार जहाँ दिखे, जहाँ दोनों वेरिएबल्स में कोई संबंध नहीं है तो उसको हम लोग जीरो कोरिलेशन कहते हैं, अथवा जीरो सहसंबंध कहते हैं। इसका कितना प्रकार के होते हैं? यह बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं जो हमने ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसका उदाहरण हमने दिया, फिर नेगेटिव कोरिलेशन, उसका भी उदाहरण दिया, फिर एक जीरो कोरिलेशन। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं, फिर कुछ समझते हैं। इसको बोला जा रहा है, इसको ज्ञात करने का मुख्य 3 विधियां होती है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। एक वो ग्राफिक मेथड, एक है स्पीरमैन का मेथड, एक है कार्ल पियर्सन का मेथड। जिसमें जो बोला जा रहा है, स्पीरमैन का मेथड जो है वो छोटे समूहों के लिए यूज किया जाता है, और जबकि जो कार्ल पियर्सन है वो बड़े समूहों के व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसमें हमने पहले से फॉर्मूला लिख रखा है ताकि समय की बचत हो। बोला जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों का सहसंबंध, जिसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं, ज्ञात कीजिए। जिसमें एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 8, 5, 6, 2, 4 और वाई का ऑर्डर दिया है 3, 12, 9, 1, 5। तो इसका सहसंबंध गुणांक को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। और आपको एक बात बता दें, ये जो सिग्मा है, सिग्मा मतलब होता है योग। तो इसका दिया हुआ है रो बराबर 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बटा n इंटू n स्क्वायर -1। जहाँ पर अभी आगे देखेंगे, सारणी एक बनाएंगे, उसमें हम लोग समझेंगे। जहाँ R1 दिया हुआ है x का ऑर्डर, और R2 दिया है y का ऑर्डर, और फिर D दिया है ऑर्डर में अंतर, और समेशन डी स्क्वायर बराबर दिया है ऑर्डर में अंतर के वर्गों का योग, और n दिया है पदों का संख्या। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप ऐसा एक सारणी बना लीजिएगा जिसमें दिया हुआ है, जैसे जो हमको दिया हुआ है, देखिए एक्स का जो दिया हुआ है और वाई का जो डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसको यहाँ लिख लेंगे, एक्स का डेटा दिया हुआ है और वाई का डेटा, जो एक पिछला पेज में है इसलिए हम आपको बार बार नहीं दिखा सकते। देख लीजिए, एक्स का दिया हुआ है रो में और वाई का रो में जो दिया है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद R1 जो हमने फॉर्मूला में देखा उसको आप देखते हैं। जैसे R1 का मान हम लोग एक्स से कंपेयर करेंगे। इसमें बोला जा रहा है, जो एक्स के कॉलम में सबसे छोटी संख्या होगा
उसके सामने हम लोग 1 लिखेंगे। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी उसको हम लोग संख्या बढ़ाते जाएंगे, 2 3 4 5 करते जाएंगे। जैसे देखते हैं x में सबसे छोटी संख्या कौन है, 2, तो इसके सामने हम लोग 1 लिखेंगे, इसका काम खत्म। अब इसको ध्यान नहीं देना। अब दूसरा देखना है, 2 के जस्ट तुरंत बाद बड़ी संख्या क्या है, 4। ये कितने नंबर पे आया, 1 हमने पहले कर दिया, ये दूसरे नंबर पे आया, तो हम इसके सामने लिख देंगे 2। अब इसका भी काम खत्म। अब इसके बाद देखते हैं, 4 के बाद 5, इसके सामने संख्या लिखेंगे 3, इसका भी काम खत्म। उसके बाद देखते हैं 5 के बाद 8 है कि 6, तो अब 8 बोलिए निश्चित है, उसके सामने यहाँ लिखेंगे 4, उसके बाद इसका भी काम खत्म, ये हो गया 5। अब जस्ट R2 में y से कंपेयर करेंगे, y के सामने देखते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या 1, वो y के कॉलम में देखना है, सबसे छोटी संख्या 1, इसको 1 नंबर में डिनोट करेंगे, इसका काम खत्म। उसके बाद 1 के बाद 3, इसको 2 नंबर में लिखेंगे, इसका भी काम खत्म। उसके बाद 5, इसको 3 नंबर, इसका भी काम खत्म। उसके बाद 4 नंबर में 9, 5 नंबर में 12। तो देखिए जैसे 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए, अब बोला जाए डी निकालने के लिए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, जहाँ भी R1 में R2 को हम लोग माइनस करेंगे, अगर संकेत माइनस में आ जाए तो हम माइनस को डिनोट नहीं करेंगे। उस हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे देखते 5 में 2 गया तो 3, R1 माइनस R2 है ना, तो R1 माइनस R2, 5 में 2 गया 3 में 5 गया तो -2 नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लस में 2 लिखेंगे। फिर 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया 0। उसके बाद फिर देखिए 2 में 3 गया तो -1 नहीं लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं डी का स्क्वायर बोला गया, तो हम लोग यहाँ डी निकालनी है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। तो हम लोग डी स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग बताए थे समेशन का मतलब योग होता है और डी स्क्वायर, तो सबको जोड़ देते हैं। 9 और 4 13 और 1 14 हो गया। उसके बाद हमने फॉर्मूला पीछे बताया था, रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग पुट करते जाते हैं, जहाँ हम सबका मान पुट कर देते हैं। जैसे देखिए 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू 14। अब बोलोगे n, तो n हमने क्या बताया पीछे देखिए, n बराबर पदों का संख्या, पदों का संख्या। तो कितना पद है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग n बराबर यहाँ 5 लिख सकते हैं, n बराबर यहाँ 5 लिखते हैं। अब यहाँ देखते 5 लिखे, फिर n की जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। अब देखते हैं 1 माइनस कितना हो गया, 14 8 42 चौचक 84, फिर ये कितना हो गया 5 गुना 25 में 1 चला गया, कितना बचा 24। चाहे तो हम इसको 12 से काट सकते हैं, देखते हैं 12 दूनी 24 और 12 60 12 से 72 12 7 84। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 1 माइनस यहाँ क्या बच गया, ऊपर में 7 और नीचे 5 इंटू 2 10। और इसको हम लोग दोनों का एलसीएम लिख लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 10 और 1 का 10। अब ये 10 को गुना करेंगे 1 से तो 1 10 बार में, तो 1 गुना 10 माइनस 10 को गुना 10 में करेंगे तो 1 बार में चलेगा 7 गुना 1। उसके बाद देखते हैं 1 से 10 का गुना करेंगे तो 10 माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 10, कितना होगा 7, 10 में 7 गया 3 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम लिख सकते हैं 0.3। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मेथड से समझेंगे
और बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।